तो नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग म्यूजियोलॉजी के PYQ को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो यूजीसी नेट जेआरएफ आरपीएससी क्यूरेटर और म्यूजियोलॉजी से संबंधित जितने भी इंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और सहयोगी साबित होंगे। तो चलिए, ये सीरीज काफ़ी लंबा है, 75 क्वेश्चन का है, तो हम लोग इसे जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अपना वीडियो क्वेश्चन मेरे पढ़ने के बाद आप लोग वीडियो पॉज कर लेंगे यूट्यूब पर जो देख रहे हैं, और उसके बाद आंसर पहले चूज कर लेंगे। उसके बाद फिर दिए मेरे द्वारा बताए आंसर्स मिलाएंगे और देखेंगे कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, हिस्टोरिकली द फर्स्ट म्यूजियम्स फंक्शन वाज। ऐतिहासिक रूप में संग्रहालयों का पहला काम था ए कलेक्टिंग संग्रह करना, बी रिसर्चिंग शोध करना, सी एग्जीबिटिंग प्रदर्शनी और डी डॉक्यूमेंटिंग प्रलेखन। तो यहाँ वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन खत्म होता है और उसके बाद अपना एक ऑप्शन चूज करके रख ले और उसके बाद उसका आंसर मेरे से मिलाएं। चलिए, गुड। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, संग्रह करना। स्टार्टिंग जो है ह्यूमन का जो नेचर है कलेक्ट करने का, जो भी उसे जरूरत की चीजें लगती है या जो भी उसे प्यारा लगता है वो, या उस जो भी उसके भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है उसे कलेक्ट करते हैं। और ये धीरे धीरे एक प्रकार से हम लोग अपने हेरिटेज को संभाल के रखने के लिए एक संग्रहालय का रूप बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद में ही हम लोग जब कलेक्ट कर लेते हैं तब उसके बाद एग्जीबिटिंग करते हैं, कलेक्टिंग करने संग्रह करने के बाद डॉक्यूमेंटिंग करते हैं, फिर उसको एग्जीबिटिंग करते हैं, प्रदर्शनी में लगाते हैं, उसके बाद उस पर रिसर्च भी करते हैं। तो ये सारे वर्क हैं और उसका मेन वर्क जो है कलेक्टिंग है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, म्यूजियम इज नॉट ए, संग्रहालय नहीं है, ए कल्चरल प्लेस एक सांस्कृतिक स्थल, बी एजुकेशनल सेंटर शिक्षा केंद्र, सी रिसर्च रिसर्च सेंटर शोध केंद्र और डी सोशल रिहेबिलिटेशन सेंटर सामाजिक पुनर्वास केंद्र। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी सोशल रिहेबिलिटेशन सेंटर। चलिए, आप लोग जो आंसर दे रहे हैं अच्छा लग रहा है, आंसर सही होते जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु एस्टेब्लिश्ड लोथल म्यूजियम, लोथल संग्रहालय किसने स्थापित किया, ए DM पांडे, बी एच सरकार, सी SR राव और डी PR राघवन। गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, SR राव के द्वारा होता है। और ये जो लोथल म्यूजियम है ये लगभग 1976 में एस्टेब्लिश किया जाता है। और अभी के हाल फिलहाल में देखते हैं कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बनने वाला है लोथल में, और उस पर भी सरकार के द्वारा चर्चा चल रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पे किया गया है कि जब लोथल जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में कब प्रकाश में आता है और इसका महत्व क्या है, ये नीचे दिया गया है ब्रीफ हिस्ट्री, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सांची म्यूजियम हैज ए कलेक्शन ऑफ, सांची संग्रहालय में संग्रहित है ए जैन आर्टिफैक्ट्स जैन कलाकृतियां, बी बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट बौद्ध कलाकृतियां, सी हिंदू आर्टिफैक्ट्स हिंदू कलाकृतियां और डी इस्लामिक आर्टिफैक्ट्स इस्लामिक कलाकृतियां। वेरी गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन बी बुद्धिस्ट आर्ट। यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन से आर्ट जो है काफी फेमस है, जिसमें देखा जाए तो ये आर्कियोलॉजी म्यूजियम जो सांची है ये 1919 में सर जॉन मार्शल के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। और इसमें जितने जो स्तूपा के अंदर में से जो भी चीजें मिली थी बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट, उसको यहाँ पे रखा गया था। तो 1966 में देखते हैं कि ये जो है एक सेपरेट बिल्डिंग में इस म्यूजियम को स्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें 4 गैलरी है। और उसमें जो मेन मेन म्यूजियम्स के एंटिक्विटीज है उसमें है आपका स्टैंडिंग नागराजा, बोधिसत्व पद्म पानी, लायन पिलर कैपिटल, सीटेड बुद्धा, नागा इन ह्यूमन फॉर्म, बुद्धा इन मेडिटेशन, गजालक्ष्मी, एलिफेंट राइड्स और विंग लायन एक्सेट्रा। ठीक है, जो कि इस पिक्चर में आप लोग उसको देख सकते हैं। इसमें सारी फोटोज जो हैं सही रूप से तो नहीं दिखाई दे रही है, मगर कुछ कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम श्रीरंगपट्टना कर्नाटका है, श्रीरंगपट्टन कर्नाटका के पुरातत्व संग्रहालय में किसका संग्रह है, ए रवि वर्मा पेंटिंग रवि वर्मा के चित्र, बी टीपू सुल्तान पीरियड पेंटिंग टीपू सुल्तान के समय के चित्र, सी मैसूर ओडियार पीरियड पेंटिंग्स मैसूर ओडियार काल के चित्र और डी नायक पीरियड पेंटिंग्स नायक वंशकालीन चित्र। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान पीरियड पेंटिंग्स। और इसका जो अभी के समय में नाम जो हम लोग देखते हैं वो टीपू सुल्तान पैलेस म्यूजियम बोला जाता है। ठीक है, और इसमें टीपू सुल्तान से संबंधित जो भी एंटिक्विटीज है या उस समय के कंटेम्प्रेरी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं पेंटिंग्स हैं उसको यहाँ पे सजाया गया है।
मतलब प्रदर्शित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज सिचुएटेड एट, त्रिमूर्ति की मूर्ति कहाँ स्थित है? ए बादामी केव्स, बादामी गुफाएं, बी एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा गुफाएं, सी बाघ केव्स, भाग गुफाएं, और डी कन्हेरी केव्स, कन्हेरी की गुफाएं। गुड, सुहानी जी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। गुड गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, एलिफेंटा केव्स। और पता है एलिफेंटा केव को एलिफेंटा नाम किसने दिया है? इस हाँ बताइए। इस गुफा का नाम एलिफेंटा किसने दिया है? एक गवर्नर ने या गवर्नमेंट ने? गवर्नर, पुर्तगालियों ने इसका नाम दिया है एलिफेंटा के, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और ये जो है गुप्ता पीरियड के टाइम्स का ये हम लोग स्कल्पचर्स देखते हैं, और इसे यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में इसको दर्जा दिया गया, उसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित किया गया। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यूनेस्को एलिफेंटा केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, किस वर्ष? तो ये चीज है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली का प्रथम निदेशक कौन था? ए सी शिवराम मूर्ति, बी ग्रेस मॉर्ले, सी एस आर शर्मा, और डी ए घोष। बिल्कुल सही सुहानी जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ग्रेस मॉर्ले। देखा जाए तो इसके पहले दो लोग आते हैं लिस्ट में, एमपी चक्रवर्ती और ए घोष। ये दोनों जो है ये क्यूरेटर के रूप में पोस्टेड रहते हैं, जबकि ग्रेस मॉर्ले जो है वो फाउंडिंग कह सकते हैं कि मेंबर के रूप में है। फाउंडर जो म्यूजियम का जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें से डॉक्टर ग्रेस मॉर्ले का भी नाम आता है, और ये फर्स्ट जो है डायरेक्टर के रूप में एस्टेब्लिश थे। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा लिस्ट है इसका, पहले वाले पीवाईक्यू में मैंने इसका पूरा लिस्ट दिया था, ये वाला लिस्ट इसको बना के, और ये यही पिक्चर से मैंने कलेक्ट किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश म्यूजियम लेदर ड्रेसिंग मिक्सचर डज नॉट कंटेन, ब्रिटिश म्यूजियम लेदर ड्रेसिंग मिक्सचर में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? ए एनाल्ड्रियस लेनोलिन, बी cedarwood ऑयल, सी पैराफिन वैक्स, और डी हेक्सेन। बिल्कुल सही, आप दोनों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। पैराफिन वैक्स जो है ये नहीं पाया जाता है, यहाँ पे बीज वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ऑप्शनल है, ठीक है। अन्यथा 200 ग्राम का एनहाइड्रस लेनोलिन, 30 ml का सीडर ऑयल, और जो कि एज ए फंगिसाइड के रूप में यूज होता है, और 330 ml का एक्सपोर सॉल्वेंट या हेक्सेन इसका यूज किया जाता है, हम लोग जो देखते हैं ब्रिटिश म्यूजियम लेदर ड्रेसिंग मिक्सचर में। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सीसीएन मिक्सचर डज नॉट कंटेन, सीसीएन मिक्सचर में क्या नहीं होता? ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी क्लोरोफॉर्म, सी क्रेसोट ऑयल, और डी नेप्थलीन। ये क्वेश्चन शायद पिछले पीवाईक्यू में भी हम लोग आए थे, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही, आपका जवाब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होता है, इसमें बाकी पार्ट जो है सीसीएन में होते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्रेसोट ऑयल और नेप्थलीन। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रॉन्ज डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा कांस्य विकृति को इंगित करता है? ए बेसिक क्यूप्रिक क्लोराइड, बी बेसिक क्यूप्रिक कार्बोनेट, सी क्यूप्रस क्लोराइड, और डी क्यूप्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी वाले का सही है, बेसिक क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्लोराइड के कारण तो ये तो खराब ही होता है, क्लोराइड चाहे किसी क्यूप्रिक क्लोराइड मिले क्यूप्रस क्लोराइड मिले, इसके बाद ये रिएक्शन करके ये कार्बोनेट बनाना शुरू करता है, और यहाँ से ये ब्लू कलर का देखते हैं कि हम लोग जो ब्रॉन्ज में डिजीज लगना शुरू हो जाता है, ये उसका एक सैंपल है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रॉन्ज डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा कांस्य विकृति को इंगित करता है? ए नैनोकाइट, बी मालाकाइट, सी अजुराइट, और डी क्यूपराइट। ए, चलिए वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है सुहानी जी, नैनोकाइट, जिसमें नैनोकाइट के प्रेजेंस से हम लोग को पता चलता है इसमें ब्रॉन्ज डिजीज लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन 14 इज यूज्ड फॉर ए डेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज, किस सामग्री निर्मित सामग्रियों के तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है? ए वुड लकड़ी, बी गोल्ड सोना, सी चारकोल, और डी सिल्वर चांदी। अच्छा सोहानी जी, आपका आंसर सी आ रहा है ना, रुचिका ए। चलिए इसका सही जवाब है चारकोल।
लकड़ी के लिए, वुड के लिए हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी का यूज करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप भूलिए नहीं कि वुड्स के लिए हम लोग के पास डेंड्रोक्रोनोलॉजी मेथड है, जहाँ से हम लोग उसका डेटिंग कर सकते हैं। और चारकोल के लिए हम लोग कार्बन 14 का यूज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एडहेसिव इज नॉट यूज्ड इन लेमिनेशन ऑफ पेपर। कागज के लेमिनेशन में निम्नलिखित में से किस आसंजक का उपयोग नहीं किया जाता है? ए सेलुलोज एसीटेट, बी ग्लूटीन फ्री स्टार्च, सी फेविकॉल और डी पॉलीविनाइल एसीटेट। चलिए आप लोग का आंसर सुहानी जी आपका सही है। इसका आंसर होगा फेविकॉल। फेविकॉल का यूज हम लोग एडहेसिव के रूप में नहीं करते जब पेपर का लेमिनेशन किया जा रहा है। लेमिनेशन की बात की जा रही है, चिपकाने की बात नहीं की जा रही है। ठीक है। अगर हम लोग लेमिनेशन करते हैं पेपर का, तो वहाँ पे हम लोग पॉलीविनाइल एसीटेट का प्रयोग ज्यादा करते हैं। सेलुलोज एसीटेट, ग्लूटीन फ्री स्टार्चेस का यूज करते हैं। फेविकॉल का जो यूज होता है वो चिपकाने के लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है, ना कि उसे लेमिनेट करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग वाटर लॉस्ड वुड। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जलाक्रांत लकड़ी के उपचार में नहीं किया जाता? ए पेपर पल्प मेथड, लुगदी विधि, डी पॉलीएथिलीन मेथड, सी एसीटोन रेजिन मेथड और डी सिलिकॉन ऑयल ट्रीटमेंट। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। पेपर पल्प मेथड का हम लोग यूज जो है वुड के लिए नहीं करते, जबकि पेपर पल्प मेथड का यूज हम लोग स्टोन टेराकोटा के लिए करते हैं, या कभी कभी बिल्डिंग्स के कुछ कुछ ब्लॉक्स होते हैं उसमें भी किया जाता है, जिसमें साल्ट का क्रिस्टलाइजेशन होना प्रोसेस शुरू हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एसीटोन इज यूज्ड एज ए। एसीटोन का प्रयोग किसके रूप में होता है? ए सॉल्वेंट, बी एडहेसिव, सी फिक्सेटिव और डी रिपेलेंट। हिंदी में विलयक, आसंजक, स्थिरकारी और विकर्षक। बिल्कुल सही आप लोग का जवाब आ रहा है सॉल्वेंट। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट ए वनरेबल टू कोलिजन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जंग से सुरक्षित नहीं है? ए सिल्वर चांदी, बी आयरन लोहा, सी कॉपर तांबा, डी गोल्ड सोना। गुड, आप लोग एकदम फॉर्म में हैं आज। सही जवाब है सोना। सोना जो है जल्दी उसमें जंग नहीं लगता है, और हम लोग इसीलिए देखते हैं कि लड़के लोग का या महिलाओं का पसंद जो है वो सोना ज्यादा रहता है। तो मजबूरी में वो लोग मतलब पैसे कम होने पर वो चांदी पहनते हैं या तांबा पहनते हैं। या तांबा का तो यूज अभी कम ही हो गया, लोहा के तो दूर की बात है, लोहा पहनना जो कोई जरूरत ही नहीं। चांदी पैर में स्त्रियां पहनती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिजलिंग अकर्स इन अपस्फुट दोष किसमें उत्पन्न होता है? ए ग्लास शीशा, बी गोल्ड सोना, सी पोर्सिलिन, डी ऑयल पेंटिंग्स तैल चित्र। वाह, सब लोग बुलेट ट्रेन बने हुए हैं। इतना जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा तो एकदम लग रहा है कि आप 150 क्वेश्चन नेट का पहले ही बना के आप लोग बैठ जाएंगे। चलिए राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। देखिए ग्लास में कौन कौन सा डिजीज हो सकता है? विपिंग, क्रिजलिंग, स्पेलिंग, क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन। ये सारे जो है ग्लास डिजीज के एग्जांपल्स है, इसमें याद रखिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्रिजलिंग ही पूछा जाता है, क्योंकि क्रैकिंग, फ्रेगमेंटेशन और विपिंग का हम लोग जो है क्वेश्चन काफी कम देखते हैं। ठीक है, और ये डिग्रेडेशन प्रोसेस में आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दीदारगंज यक्षी इज डिस्प्लेड इन। दीदारगंज यक्षी कहाँ प्रदर्शित है? ए इंडियन म्यूजियम, भारतीय संग्रहालय, बी नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय, सी स्टेट म्यूजियम पटना और राज्य संग्रहालय पटना और डी भारत कला भवन। गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ये स्टेट म्यूजियम पटना, राज्य संग्रहालय पटना में स्थित है। दीदारगंज यक्षी जो है दीदारगंज पटना से 1917 में प्राप्त हुआ था, और ये 2017 में इसका एक 100 ईयर्स का एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, सेरेमनी भी एक होता है वो किया गया था। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दिया गया है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ये उसकी मूर्ति है, और ये मॉडर्न टाइम का माना जाता है क्योंकि इसकी पॉलिश जो है वो मॉडर्न टाइम के पॉलिश से मैच करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एग्जीबिशन वी शुड बिल्ड इन ए सिस्टम ऑफ। एक प्रदर्शनी के लक्ष्य और उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए हमें किस प्रकार की प्रणाली का निर्माण करना होगा? ए फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, निर्माण के समय मूल्यांकन, बी समेटिव एवेल्युएशन, निर्माण के बाद मूल्यांकन और सी कंटिन्यूअस एवेल्युएशन, सतत मूल्यांकन और डी फ्रंट एंड एनालिसिस, फ्रंट एंड विश्लेषण। चलिए
आप लोग का जो आंसर है, यहाँ पे बात किया जा रहा है एस्टेब्लिश का। एस्टेब्लिश में सबसे पहला जो एनालिसिस करना शुरू करते हो फ्रंट एंड होता है। यहाँ पे हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग जो है हमें फ्रंट एंड ही करना पड़ेगा। उसके बाद जब क्या होता है कि वो बन जाता है, बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटिव करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे गोल और ऑब्जेक्टिव्स की बात की जा रही है, तो फ्रंट एंड एनालिसिस से किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। उसके बाद का जो एवेल्युएशन होता है वो फॉर्मेटिव होता है, और सबसे लास्ट में समेटिव होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रंट एंड एनालिसिस ये होता है कि जब आप किसी चीज का प्रोग्राम बना रहे होते हैं, जैसे कि अगर हमें कहीं पे जाना है, तो जाने से पहले हम लोग जो प्रोग्राम फिट करते हैं कि हाँ यहाँ से इतने टाइम में निकलेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से इतने लोगों से मिलेंगे, फिर हम लोग इसके बाद इतने टाइम में सारा काम घूम फिर लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जस्ट लाइक दैट म्यूजियम का जब एग्जीबिशन एस्टेब्लिश किया जा रहा होता है म्यूजियम में, तो एग्जीबिशन किस प्रकार से होगा, किस तरीके से स्टार्ट होगा, क्या क्या चीजें उसमें उपस्थित होंगी, थीम क्या होगा, उसके किस टाइप के एग्जीबिशन होंगे, ये सारी जो चीजें होती हैं वो आपका फ्रंट एंड में आता है। और ये फ्रंट एंड एनालिसिस जब खत्म हो जाता है, सारी चीजें एस्टेब्लिश कर ली जाती है कि हाँ ये ऐसा करना है, सारे प्रोग्राम फिट हो जाते हैं। जब वो बनना शुरू होता है, तब वहां से फॉर्मेटिव एवेल्युएशन शुरू हो जाता है कि अब क्या है कि आप बाहर निकले हैं, तो बारिश के कारण हो सकता है कि 1 घंटा लेट हो गए, तो उसको कैसे सुधारा जा सके। हाँ, 4 लोगों से मिलने की बात हुई थी, 2 ही लोग से मिल पाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि चारों लोग से मिल लें। अब हो सकता है कि 4 दिन के घूमने का टाइम है और 5 दिन भी लग जा रहा है, तो वो सारी चीजें जो होती है फॉर्मेटिव में होती है। और जब सारा चीज घूम फिर के जब आप वापस घर में पुनः आ जाते हैं, तो उस समय फिर जो आप लोग चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या चीजें छूट के रह गई, क्या क्या गलतियां हुई हम लोग से, क्या क्या हम लोग अच्छा किए, क्या क्या बेनिफिट हुआ, ये सारी चीजें जब देखना शुरू करते हैं, तो आपका समिटिव में आ जाता है। ये एक जनरल हम लोग लैंग्वेज में इसको ऐसे देख सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे म्यूजियम में होता है कि जब हम लोग प्रोग्राम बना रहे होते हैं एग्जीबिशन का, तो उस समय फ्रंट एंड एनालिसिस किया जाता है। जब हम लोग सेटअप कर रहे होते हैं एग्जीबिशन को, तो उस समय फॉर्मेटिव एवेल्युएशन हो रहा होता है। और सारा एग्जीबिशन खत्म होने के बाद सब लोग मिल बैठ के देखते हैं कि कितना लोग घूमने आए, कितना बेनिफिट हुआ, या हम लोग हमारा जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ कि नहीं, वो सारी चीजें समेटिव एवेल्युएशन में चेक की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शुड नॉट बी यूज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ए मेंटली इम्पेयर्ड, बी मेंटल, सी विजुअली इम्पेयर्ड और डी डेफ। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, मगर थोड़ा सा डिफरेंट वे में था। गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। मेंटल डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, मेंटल बोलना जो होता है वो गलत बात है। हाँ, और कल के क्वेश्चन में ये चीज चल रहा था कि सर डेफ को डेफ क्यों नहीं बोल सकते हैं। ये जो कंडीशन है कि डेफ है तो उसको डेफ बोलना, तो यहाँ पे कल जो चर्चा हो रही थी कि डेफ को कुछ भी बोल दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कि अब बहरा है, उसे सुनाई ही नहीं देगा, जब तक उसे वो लिप रीड करने की उसके पास क्षमता नहीं हो, तब तक आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। मगर अंधे को आप लोग अंधा नहीं बोल सकते। रीजन क्या है कि वो उसको सुनाई देता है, तो ये रीजन है, इसलिए यहाँ डेफ वाले पार्ट को ऐड किया गया है। और के कल जो आपका कंफ्यूजन था कि सर डेफ जो है वो नहीं सेलेक्ट होगा, मगर नहीं सेलेक्ट होगा। रीजन हमें जहां तक लगता है कि मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन सही है, और इसी आधार पर जो है यूजीसी सेट क्वेश्चन सेट किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नन प्लान बजट डील्स विथ। गैर योजना बजट का संबंध है ए एक्सपेंडिचर फॉर ए टाइम बॉन्ड, समयबद्ध परियोजना के खर्चे से, बी रिकरिंग एक्सपेंडिचर आवर्ती खर्चे, और बी कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी खर्चे, और डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। बुलेट ट्रेन, आप लोग बने हुए हैं, बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर सही जा रहा है। नन प्लान बजट का मतलब होता है रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो डेली खर्च हो रहा है उसमें। और जबकि प्लांट बजट में क्या हो जाता है कि वहां पे एकदम सारे चीजों के लिए पहले से पैसा फिक्स है। चाहे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी पूंजी लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो हाँ इतना पैसा एक बार में लग जाएगा, तो 5 लाख आप लोग का प्लान है कि खर्च। जबकि रेकरिंग में क्या होता है कि 2 पैसा ज्यादा और 2 पैसा कम की संभावना बनी रहती है, तो वो क्या होता है, नन प्लान बजट होता है। तो चलिए
जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ए और सी जो है वो आपका प्लान बजट का एग्जांपल है, जबकि बी जो है आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान बजट का हिस्सा है। तो अगर क्वेश्चन प्लान बजट से है चाहे नॉन प्लान बजट से है, इस स्थिति को देख के आप आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉजिल लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज, सरीसृप और पक्षियों के बीच फॉजिल लिंक को पहचानिए। ए लेटेमेरिया, बी आर्कोपिटिक्स और सी प्लेटेपस और डी गेंको। अगर आप लोग को मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना सही नहीं है, खासकर इस टाइप के साइंटिफिक जो नेम होते हैं, मगर चलिए आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है। एंथ्रोप्लेक्स यहाँ पे है कि मिसिल लिंक्स और ट्रांजिशनल स्पीसीज आर दोज इंटरमीडिएट स्पीसीज इन द लाइन ऑफ इवेल्युएशन दैट exhibit characteristics that were found in their immediate ancestral and descendant group. These links thus fill up the so-called gap in the evolutionary record of a species. For example, Archaeopteryx is a link that was missing for a long time in evolutionary record between reptiles and birds. It is today known as transitional species between the two groups, reptiles and birds. Archaeopteryx has jaw with teeth and a long bony tail like the dinosaur, broad wings and feathers like birds, and skeleton features of both. ये कुछ डिटेल्स है जो कि साइंटिफिक जो साइंस से बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, हम लोग को थोड़ा सा कम समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विलुप्त हो चुका है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, कल भी आया था। ऑस्ट्रिच, ईगल, पैसेंजर पिजन और एमू। यहाँ गड़बड़, ऑस्ट्रिच कैसे, ये जवाब कैसे हो सकता है? ऑस्ट्रिच नहीं, पैसेंजर ईमू जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है। ऑस्ट्रिच तो अभी भी आपको ढेर सारे जू में मिल जाएंगे, ठीक है। ईगल, एमू ये सारे मिल जाएंगे। पैसेंजर पिजन क्या है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एट्रिशन मीन्स, एट्रिशन से अभिप्राय है। ए ग्रेजुअल वॉलेंटरी रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की गिनती में स्वेच्छा से क्रमिक कमी। बी ए प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, झगड़ों को निपटाने की एक प्रक्रिया। सी ए पॉलिसी अबाउट अटेंडेंस, उपस्थिति संबंधी एक नीति। और द मंथली सैलरी, मासिक वेतन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जल्दी से। गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ग्रेजुअली वॉलेंटियर रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय, जब हम लोग अपने धीरे धीरे क्या करते हैं, छटनी करते हैं एम्प्लॉय का, तो वो आपका एट्रिशन कहलाता है। जबकि हम लोग अगर किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने जाते हैं तो नेगोशिएशन कहलाता है, या कभी मेडिटेशन कहला मीडिएशन, एट्रीब्यूशन, ये सारे कहलाते हैं। और जो सी वाला पार्ट है अटेंडेंस का, उसको अटेंडेंस पॉलिसी बोलते हैं। और डी वाला आपका जो मंथली सैलरी है वो ग्रोस सैलरी कहलाता है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स दिया गया है, आप लोग को अगर इसे पॉज करके देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिलेंडर बॉक्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ। सिलेंडर बॉक्सों का उपयोग किसके भंडारण के लिए किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार आ चुका है। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर सही आ रहा है। मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिंट्स एंड ड्राइंग एक्सेट्रा के लिए हम लोग सिलेंडर बॉक्सेस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सिलिका जेल यूज फॉर। सिलिका जेल का उपयोग किस लिए होता है? रिपेलिंग इंसेक्ट्स, कीटों को विकसित करने के लिए। बी कंट्रोलिंग यूवी लाइट, यूवी प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए। सी कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए। डी प्रोटेक्टिंग कलेक्शन फ्रॉम फायर, आग संग्रह की आग से सुरक्षा के लिए। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर एकदम बुलेट ट्रेन की तरह आ रहा है, मजा आ रहा है आज क्लास लेने में। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लू लिटमस इज यूज टू। ब्लू लिटमस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए मेजर्स मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा को मापने के लिए। बी आइडेंटिफाई एसिडिटी, अम्लता का पता लगाने के लिए। सी आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। और डी आइडेंटिफाइंग अल्कलिनिटी, क्षार का पता लगाने के लिए। चलिए जिनका आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। एसिड का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लू लिटमस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, वो आपका एसिड का पहचान है। जबकि रेड लिटमस पेपर जब ब्लू हो जाता है वो आपका बेसिक का पहचान है। तो ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग वाला कभी कभी होता है, मगर इतना भी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द पर्पस ऑफ एयर कंडीशनिंग इज। वातानुकूलन का के उद्देश्य हैं। ए टू कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ताप और आर्द्रता का नियंत्रण। बी वेंटिलेशन, ताप वातायन। सी एयर फिल्ट्रेशन, वायु फिल्ट्रेशन। और डी ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी।
जिनका आंसर डी है वो सही है। सुहानी जी थोड़ा सा ध्यान रखिए, वातानुकूलन सिर्फ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, वेंटिलेशन और एयर फिल्ट्रेशन का भी काम एसी करता है। एसी समझ रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म एयर कंडीशनिंग का। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन म्यूजियम्स ऑब्जेक्ट? संग्रहालय के ऑब्जेक्ट पर प्रकाश के प्रभाव को कम करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए, एलिमिनेटिंग यूवी लाइट्स, यूवी प्रकाश को हटाना। बी, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता को कम करना। सी, रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ एक्सपोजर, उद्भाषण की अवधि को कम करना। डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, ऑल द अबव होगा यहाँ पे। यूवी लाइट को एलिमिनेट करना होता है, लाइट की इंटेंसिटी को भी कम करना होता है और एक्सपोजर के टाइम को भी कम करना होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पैलियोंटोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ। पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन करने का विज्ञान है? ए, रॉक्स एंड मिनरल्स, शिला एवं खनिज पदार्थ। वाह, आप लोग तो मेरे से पढ़ने से ही पहले एकदम इतना जल्दी आंसर दे रहे हैं। डी, डायनासोरस। सी, फॉजिल फॉजिल्स। और डी, प्रीहिस्टोरिक टूल्स, प्रागैतिहासिक उपकरण। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। फॉजिल्स का हम लोग जब स्टडी करते हैं तो वो आपका पैलेंटियोलॉजी में आता है। क्वेश्चन नंबर 31, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला है, मगर फिर भी आप लोग इसका थोड़ा सा आंसर ध्यान से देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस यू विल मेक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड विजिटर्स? निम्नलिखित प्रावधानों में से चाक्षु असमर्थ या आंख से असमर्थ आगंतुकों के लिए कौन सा प्रावधान करेंगे? ए, रैंप। बी, ब्रेल लेवल। सी, लार्ज प्रिंट टेक्स्ट। और डी, ऑडियो गाइड्स। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है ए बी डी, बी में है बी सी डी, सी में ए बी सी डी और डी में है ए डी। बिल्कुल सही, आपका आंसर है बी ऑप्शन होगा। हम लोग रैंप जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए हम लोग यूज करते हैं या फिजिकली इम्पेयर्ड लोगों के लिए यूज करते हैं, जबकि हम लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो आंख से जिनको नहीं दिखाई देता है सही से, उनके लिए हम लोग ब्रेली लेबल का यूज करेंगे। बड़े बड़े लार्ज प्रिंट टेक्स्ट, मतलब जिनका आंख से थोड़ा सा कम दिखाई देता है, जो पूरे के पूरे जिनको आंख से नहीं दिखाई देता उनके लिए ब्रेल लेबल्स लगेंगे, ब्रेली लेबल्स। और जिनको थोड़ा सा दिखाई देता है तो उनके लिए थोड़ा से बड़े लार्ज प्रिंट टेक्स्ट रखेंगे। और साथ ही साथ दोनों की और भी ज़्यादा सुविधा के लिए ऑडियो विजुअल गाइड्स, विजुअल नहीं ऑडियो गाइड्स का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से बी सी डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फ्लाइट टेस्ट इज यूज फॉर एक्सेसिंग। किसका मूल्यांकन करने के लिए फ्लाइट टेस्ट को प्रयुक्त किया जाता है? ए, रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, मूल पाठ की सुवाच्यता। बी, रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, मूल पाठ की सुपाठ्यता। सी, कॉम्प्रहेंसिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, मूल पाठ की अर्थ ग्रहणता। और डी, एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ लेबलों का सौंदर्य बोधक रूप। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट के लिए हम लोग फ्लाई टेस्ट का यूज करते हैं और एक कॉम्प्रहेंसिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट के लिए हम लोग क्लोज टेस्ट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 33, रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर वाटर कलर पेंटिंग इज। जल रंग चित्रों के लिए प्रकाश की अधिकतम संतुलित स्तर है। ए, 50 लक्स। बी, 100 लक्स। सी, 150 लक्स। और डी, 200 लक्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए और राइट आंसर चूज कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 50 लक्स। जितने जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल समझ लीजिए, या जो कि लाइट के कारण उसमें चेंजेस जल्दी आ सकते हैं, उसको हम लोग सबसे कम लाइट देते हैं 50 लक्स। उसके बाद देखते हैं कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल, और उसमें भी दो कैटेगरी में बांट देते हैं कि उसके बाद जो कम लाइट से डिटोरिएट हो सकता है उसको हम लोग 100 लक्स देते हैं। उससे भी ज्यादा वाले को 150 लक्स। खासकर इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए हम लोग 150 लक्स तक का हम लोग इल्यूमिनेशन दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है ना। ठीक है, दैट्स वाई। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बोरैक्स इज एडेड इन फॉर्मेलिन इन वेट प्रिजर्वेशन फॉर। नमी की सुरक्षा के लिए फॉर्मेलिन में किस लिए बोरेक्स मिलाया जाता है? ए, रिटेनिंग द कलर ऑफ स्पेसिमेन, नमूनों के रंग को बनाए रखने के लिए। बी, हार्डनिंग द स्पेसिमेन, नमूनों को कठोर बनाए रखने के लिए। सी, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ केमिकल, रसायन की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए। और डी, सॉफ्टनेस ऑफ द स्पेसिमेन, नमूने की कोमलता।
चलिए गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। सॉफ्टनेस ऑफ स्पेसिमेन, हम लोग जब फॉर्मूलिन में हम लोग बोरॉक्स ऐड कर देते हैं तो उससे क्या है, स्पेसिमेन सॉफ्ट रहता है, मतलब अपने ज़्यादा से ज़्यादा मूल अस्तित्व में रहने की अवस्थिति में रहता है। क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट कॉमन पेस्ट फॉर स्टफ्ड एनिमल इज, स्टफ्ड एनिमल को क्षतिग्रस्त करने वाला सामान्य कीट है, ए सिल्वर फिश, बी डर्मिस्टेड बीटल, सी कॉकरोच और डी टर्माइट दीमक। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन बी डर्मिस्टेड बीटल का यूज जो है, मतलब यूज मैं बता रहा हूँ, ये जो बीटल है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्षति पहुंचाता है, और खासकर इसमें हम लोग जो स्टफ्ड एनिमल हैं उनमें। स्टफ्ड एनिमल मतलब जो टैक्सीडर्मी वाला पार्ट होता है ना, वही वाला यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायनेमिक इंटरप्रिटेशन टेक्निक, निम्नलिखित में से कौन एक गत्यात्मक व्याख्या तकनीक नहीं है, ए साउंड गाइड ध्वनि गाइड, बी फिल्म वीडियो स्लाइड टेप, फिल्म वीडियो स्लाइड टेप, सी फोटोग्राफ्स और डी कंप्यूटर बेस्ड इंटरेक्शन। वेरी गुड सुहानी जी, आप तो बुलेट ट्रेन बने हुए हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपका डायनेमिक इंटरप्रिटेशन टेक्निक नहीं है। बाकी जबकि साउंड गाइड, फिल्म वीडियो साइड क्लिप्स, कंप्यूटर बेस्ड इंटरेक्शन, ये सारी जो चीजें हैं वो आपका डायनेमिक इंटरप्रिटेशन टेक्निक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 37, टैक्सीडर्मिस्ट इज ए म्यूजियम वर्कर हु, टैक्सीडर्मिस्ट एक संग्रहालय कर्मी है जो ए डॉक्यूमेंट्स द कलेक्शन संग्रह का प्रलेखन करता है, बी क्लासिफाई बायोलॉजिकल कलेक्शन जैव संग्रह को वर्गीकृत करता है, सी प्रिपेयर्स स्टफ्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स भूसा भरे पक्षियों और पशुओं को बनाता है, और डी क्लीन्स द बायोलॉजिकल कलेक्शन जैव संग्रह की सफाई करता है। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही आप लोग आंसर दे दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मतलब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आप म्यूजियोलॉजी में आए तो आप लोग बहुत ही जल्दी आंसर करके बैठ सकते हैं। मैं तो पहला बार नेट दिया था तो मैं आधा घंटा सोया था। पेपर लीक हुआ है, नीट का, नेट का नहीं। और वो भी शायद लीक लीक तो हुआ है, और उसमें नंबर का भी काफी ज्यादा धांधली हुआ है, वो इंटरनली भी कुछ सुनने को आ रहा है कि अंदर के लोग ही नंबर को आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये कंडीशन है। पेपर लीक तो चलिए, पेपर लीक हो गया तो मान के सकते हैं कि ये कुछ लोगों का काम होगा, मगर और हम जो सॉल्व करवा रहे हैं अभी वो, ये जो चीज है, ये एक आपको आइडिया दे रहा है कि क्वेश्चन किस प्रकार से नेट पूछते हैं, इस टाइप का, मतलब हम लोग उसके पीछे के पैटर्न को देख के एक आइडिया लगा रहे हैं, जिसको मैथ में बोलते हैं ना परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। पिछले साल के सारे क्वेश्चन को मिला जुला के देखना, और उससे कितने क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, उसको लगा लेते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, उस टाइप का चल रहा है। ठीक है, पीवाईक्यू का मतलब ही होता है हम लोग को पैटर्न पता करना, हिस्ट्री जानना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हिस्ट्री पढ़ के क्या होगा, तो हिस्ट्री से हम लोग यही सीखते हैं कि इतिहास में जो चीजें हो चुकी है और वर्तमान में जैसा चल रहा है, इस दोनों को कंपेरिजन करने के बाद पता कर पाते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर इसी प्रकार का कंडीशन रहा, और फ्यूचर को चेंज करने के लिए हमें हिस्ट्री को देखते हुए प्रेजेंट में क्या चेंजेस करना होगा या उसमें क्या चीजें इंप्रूवमेंट करनी होगी, ये सारी चीजें। तो वही है कि पीवाईक्यू हमें हिस्ट्री दिखा देता है कि भाई हिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए पहले, कि आप लोग और देख लो और देख के फिर आगे तैयारी करो, क्योंकि अभी सिलेबस चेंजेस नहीं हुआ है तो क्वेश्चन में ज्यादा मतलब उछाल नहीं आ सकता, जबकि आरपीएससी का क्वेश्चन जो है काफी टफ है यूजीसी के लेवल के हिसाब से। क्वेश्चन मुझे लगा काफी अच्छा सेट किया जिसने भी सेट किया है। अच्छा, ये आंसर कहाँ से लीक हो गया है? और आंसर लीक हो गया है, मगर आप लोग अगर ध्यान में है तो तब तो बढ़िया बिक है, बढ़िया बात है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, ऑप्शन सी प्रिपेयर्स स्टफ्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 38, कलेक्शन ऑफ एल्गिन मार्बल्स आर इन, एल्गिन मार्बल का संग्रह कहाँ है, ए लुव्र म्यूजियम पेरिस, बी स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन, सी ब्रिटिश म्यूजियम और डी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। देखिए आंसर इतना स्पीड आने का पीछे का रीजन ये है ना कि पीवाईक्यू में जितने जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो दिख जा रहे हैं। सेम मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं पीवाईक्यू करके गया, सेम सेम क्वेश्चन मुझे दिख रहा था, मैं मारते थे।
अरे भाई ये क्या कर देते। लगता है ग्रुप एग्जिट करना पड़ेगा। दिन भर सब कॉल ही करते रहता है। हाँ बिल्कुल आंसर आपका सही है। एल्गिन मार्बल जो है ब्रिटिश म्यूजियम में है। और इस बार भी क्वेश्चन देखा जाए तो अगर नेट में मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा टफ करेगा। रिपीटेड क्वेश्चन तो आएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। बस उसके नंबर्स कम हो सकते हैं। मगर मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज्यादा चेंजेस किया जाएगा, क्योंकि एक तो स्टूडेंट कम रहते हैं। अगर ज्यादा नंबर दे दिया तो ये भी अच्छी बात है कि अगर जितना हार्ड क्वेश्चन होगा उतने कमजोर विद्यार्थी को उसको निकालने की जो कंडीशन होती है वो बढ़ जाती है। रीजन क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चन सबके लिए होगा। तो उसके कारण क्या है कि आप जो इजी वाले पार्ट है उसको बना लेंगे, और इजी वाले को बना लेंगे तो हार्ड वाले के नजदीक पहुंच जाएंगे। और इससे नेट ज्यादा निकलने का चांसेस अच्छा रहता है, क्योंकि कट ऑफ कम जाता है। तो ये चीज देखिए, इजी क्वेश्चन पे कट ऑफ बहुत हायर जाता है। तो आप चाहिए कि जितना हार्ड क्वेश्चन है वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। और जितने जो रिपीटेड क्वेश्चन तो सबके लिए होंगे, तो उसमें कट ऑफ में एक दो क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है कि लक लेबर चिट चोरी चांस जहां भी ऐड हो गया बस आपको जीआरएफ मिल जाएगा। तो बी पॉजिटिव। नहीं, हार्ड बात कुछ नहीं होता है कि हाँ बहुत हार्ड है, मतलब टफ है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मतलब क्या होता है ना कि मौका पे चौका लगाना सीखिए, और कैटेगरी वाइज जो है वो सब है। इस चीज को हम समझ सकते हैं, मगर ये आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि ज्यादा मजबूत बनाता है इन द सेंस जनरल लाइफ में। कि आप एक अंदर से कह सकते हैं कि हाँ भाई, अगर मैं जैसे ओबीसी कैटेगरी से कहता हूँ कहीं पे कि मैंने जीआरएफ निकाला है, तो जनरल कैटेगरी से जो जीआरएफ निकाला उसके मुकाबले में बहुत ही कम जानता हूँ, ऐसा समझ लीजिए। वो मेरे सामने वो बहुत अच्छे लेवल पे है, हम उसके सामने कम लेवल पे हैं। जो मेरे से कम कट ऑफ में अगर कोई निकाल रहा है, मतलब हम उससे अच्छे लेवल पे हैं। तो ये भी समझिए कि आप अपने आप के लेवल को समझ रहे हैं। इलाहाबाद की जो डिग्री मिलना, आपका जीआरएफ मिलना, या हो सकता है जॉब मिलना, ये जो है वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। लक जैसा रहेगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका लक में नहीं रहेगा, कितना भी आप सर पटकिएगा नहीं मिलेगा। कर्म करते रह जाइएगा, फल नहीं मिलेगा। ऐसा भी होता है। तो मैं आप लोग को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि लक का फैक्टर नहीं होता है। मेहनत करते जाइए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो मेहनत में पीछे नहीं रहना। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मोन्यूमेंट्स इज नॉट इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। निम्नलिखित भारतीय स्मारकों में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं है? ए ताजमहल, बी कुतुब मीनार, सी हुमायूं टॉम्ब और डी पुराना किला। बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पुराना किला जो है यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 40, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमेटी ऑफ आईकॉम। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहा है। कल 50 क्वेश्चन वाला सेट करवा रहे थे, पेपर 2 था, और ये पेपर 3 है। इसमें कि सेम सेम क्वेश्चन है कल की तरह, एकदम आपको एकदम सीधे से दिख रहा होगा इसका आंसर क्या है। कल जो क्लास किए थे या कल वाला वीडियो जो भी लोग देखे थे, इसके बारे में मैंने डिटेल भी किया था। चलिए, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इकोमॉस जो है आपका आईकॉम का कमेटी नहीं है। न्यू म्यूजोलॉजी का जब हम लोग स्टार्टअप देखते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इकोमॉस आता है। ये मोनूमेंट एंड साइट्स का जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं उसका ये कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी। बाकी जो भी है वो आपका आईकॉम के कमेटी है। चलिए अगले प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे लिस्ट वन को लिस्ट टू में मैच करना है। लिस्ट वन में आपका मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन, मार्केट प्लेस और ब्रांड दिया गया, जबकि लिस्ट टू में फिजिकल प्लेस वेयर वन गुड्स फॉर शॉपिंग, वह भौतिक स्थल जहां लोग खरीदारी करने जाते हैं। बी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वेरिएबल सच एज प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस ऑफर टू द मार्केट, परिवर्तों का विशिष्ट समूह जैसे बाजार में निवेदित उत्पाद और मूल्य। सी ऑफरिंग फॉर्म फ्रॉम ए नोन सोर्स, ज्ञात स्रोतों से निवेदित वस्तु या कीमत। और चौथा, मीन्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एम्प्लॉयड टू इंड्यूस परचेज बिहेवियर, क्रय व्यवहार को प्रलोभित करने के लिए प्रयुक्त मार्केटिंग कम्युनिकेशन का साधन। तो हानि जी डी। देखिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आप लोग का एकदम बुलेट ट्रेन और एकदम लगभग
हर क्वेश्चन मतलब क्या बोलते हैं परसेंटेज जो है करेक्ट आंसर का वो बढ़ते जा रहा है। तो ये पीवाईक्यू का जो कह सकते हैं कि पावर है, या हो सकता है कि आप लोग को सच में क्वेश्चन आंसर लीक हो चुका है। तो इसका राइट आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ लिस्ट वन में थाइमोल, क्रेसोटोल, बेंजोट्राइजोल और कैम्फोर दिया गया है। लिस्ट टू में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, मोथ रिपेलेंट, फंगिसाइड और टू सब्डिजाइज स्टेबलाइज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ कॉपर एंड इट्स अलॉय। हिंदी में थाइमो सूची दो में दीमक विरोधी उपचार, कीड़ा विकर्षक, फंफूदनाशक और तांबा और ऐसी धातु से बनी वस्तुओं को स्थिर करना। जल्दी जल्दी कीजिए, हम लोग 2 मिनट पीछे चल रहे हैं। हर एक मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बीच में तो मैं लेक्चर भी दिया। चलिए आप लोग का आंसर देखा जाए तो बिल्कुल सही है। ए वाले लोग का, डी वाले लोग का सही नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों ने चूक की है। हम लोग क्रेसोट आयल की जब बात कर रहे थे और वहां पे हम लोगों ने दिखाया, मतलब मैं जब दिखा भी रहा था तो उसमें बताया गया था कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, और पिछला क्वेश्चन उठा के देखिएगा जब लेदर ड्रेसिंग की जब बात हो रही थी तो वहां पे क्रेसोट ऑयल का यूज किस लिए किया जा रहा था। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि बेंजाट्रायाजोल जो है वो आपका कॉपर के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। जबकि कैम्फोर जो है वो आपका मोथ रिपेलेंट है, कीड़ा विकर्षक है। और तो थोड़ा सा का गड़बड़ी आप लोग के मतलब हुआ है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे नीम है और उसके थ्योरीज हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसमें जिम पिगेट है, हावर्ड गार्डनर है, मेलकम नॉलेज है, लेव वाइगोस्की है। लिस्ट टू में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, लिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एडल्ट एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ये सारे क्वेश्चन का यहाँ पे दिया गया था। जो क्वेश्चन प्रीवियस मतलब मैंने जब वीडियो प्रीवियस ईयर बनवा रहा था उसमें ये आया था। आप लोग को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अरे आप लोग सही आंसर लगा रहे हैं, और मतलब जितना जो पी वाई क्यू है धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद होते जा रहे हैं। और हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन आते जाए और आप लोग सही लगा के और JRF निकाल के मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी। क्वेश्चन नंबर 44। मैच द आइटम्स इन लिस्ट वन विथ आइटम इन लिस्ट टू। यहाँ पे आपका यूवी लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, वेवलेंथ है, टेम्परेचर है। और उसके दूसरे में आपका उसके जो यूनिट्स हैं वो दिए गए हैं जिसमें सेल्सियस, नैनोमीटर, माइक्रोवाट पर ल्यूमेन और लक्स। गुड सुहानी जी, आप एकदम बिल्कुल फॉर्म में आ गए हैं। एकदम आप सही सही जवाब दे रहे हैं। और आपका लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे आ रहा है। आंसर सही होते जाता है धीरे धीरे, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो सॉरी, मैं तो बोल गया आप औरत हैं। मतलब आपके अंदर जो भी अंदर से उस समय से रो रहे थे कि सर कैसे होगा क्या होगा, वो अब लग रहा है कि नहीं, अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अच्छे से तैयारी कीजिए और JRF निकालिए। क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे लिस्ट वन है और लिस्ट टू है कि इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा उसका यूज है। पहले लिस्ट वन में ऑटोक्लेव, थर्मोस्टेटिक प्रेस, यूवी लैंप और इलेक्ट्रोस्टैटिक अपरेटस। ठीक है। लिस्ट टू में आपका जाता है टू चेक एडिशन ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ पेंटिंग्स, ट्रीटमेंट ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट, परसेप्शन ऑफ ड्राई प्लांट स्पेसिमेन और स्टेलाइजेशन। चलिए बिल्कुल आंसर सही है आपका, डी। ऑटोक्लेव का यूज जो है स्टेलाइजेशन के लिए किया जाता है। कपड़ा उपड़ा हम लोग उस मशीन में डाल के उस एक होता है बड़ा सा, उसमें रख के छोड़ देते हैं, उसमें स्टेलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। दूसरा आ जाता है थर्मोस्टेटिक प्रेस। थर्मोस्टेटिक प्रेस में हम लोग किसी भी प्लांट का या उसका जब स्पेसिमेन ले रहे होते हैं तो उसको ड्राई प्लांट स्पेसिमेन के लिए हम लोग थर्मोस्टेटिक प्रेस का यूज करते हैं। यूवी लैंप की बात किया जाए तो वो आपका कोई भी अल्ट्रेशन हुआ रहता है पेंटिंग्स में तो उसको देखने के लिए फिंगरप्रिंट
करने के लिए वो सीआईडी वाला, अच्छा इस पे तो क्वेश्चन पे चर्चा भी हुआ था कि सीआईडी वाला, उस पर काफी लंबा बहस भी हुआ था। उसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक apparatus। इसका जो यूज होता है मेटल के ऑब्जेक्ट को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लिस्ट वन में एक्सेसनिंग, डिस्पोजल, एक्सेशन नंबर और कंडीशनिंग रिपोर्ट। लिस्ट वन में, लिस्ट टू में आपका आ जाता है एनेबल द म्यूजियम टू मॉनिटर द सेफ्टी एंड द कंडीशन इन द म्यूजियम। संग्रहालय की सुरक्षा और स्थिति को मॉनिटर करने में संग्रहालय को सक्षम बनाता है। दूसरा है रिकॉर्डिंग द ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड बाय ए म्यूजियम, संग्रहालय द्वारा अधिकृत ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड रखना। सी रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कलेक्शन, संग्रह से ऑब्जेक्ट को निकालना। और डी डिस्टिंग्विश ईच ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन, संग्रह के प्रत्येक ऑब्जेक्ट का अन्य सभी ऑब्जेक्ट से अंतर प्रदर्शित करना। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए एक्सेसनिंग के बारे में बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो उसका हम लोग क्या धीरे धीरे रिकॉर्ड बना के रख लेते हैं, और एक्सेसनिंग के रिकॉर्ड रखने के लिए जो जो पैटर्न यूज किया जाता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला ये का दो मैच कर गया। डिस्पोजल, डिस्पोजल से पहले आपका डिस एक्सेसनिंग होता है, उसके बाद डिस्पोजल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्पोजल डायरेक्ट पहले नहीं होता है, उससे पहले डी एक्सेसनिंग हो जाता है। जब भी क्रोनोलॉजी का ऑर्डर आ जाए तो वहाँ डिस्पोजल को सबसे लास्ट में रखिएगा, उससे पहले डी एक्सेसनिंग रखिएगा। एक्सेशन नंबर जो है वो आप नंबर का, वेट मिनट, अच्छा सॉरी, अगर एक्सेशन नंबर की हम लोग बात करते हैं तो वो नंबर जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट है कौन सा और कहाँ पे। कभी कभी क्या है सिमिलर ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं तो उसका नंबर से हमको पता चलता है कि नहीं ये भाई एक पीस नहीं है, मतलब सेम नहीं है, अलग अलग पीस है। उसके बाद आता है कंडीशन रिपोर्ट, जो कि हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे कंडीशन में है, वो रिपोर्ट जब होते रहता है क्यूरेटर लोग तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद कंजर्वेटर उस कंडीशन रिपोर्ट के आधार पर क्या बोल सकते हैं कि डिसीजन लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का कंजर्वेशन करना है या रेस्टोरेशन करना है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, लिस्ट वन में इकोलॉजिकल एग्जीबिशन, डायडोमा, टेब्ल्यू और क्रोनोलॉजिकल एग्जीबिशन। लिस्ट टू में रिकंस्ट्रक्टेड रूम विथ लाइफ साइज मॉडल ऑफ पीपल अरेंज इन ए सीन फ्रॉम हिस्ट्री, व्यक्तियों की आदमकद मूर्तियों के साथ पुनर्कल्पित कक्ष। दूसरा है प्रेजेंटिंग कलेक्शन इन ऑर्डर ऑफ टाइम, संग्रह को कालक्रम में प्रस्तुत करना। तीसरा है शोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिमेन ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट या नमूनों को मूल संदर्भ में प्रदर्शित करना। और तीसरा चौथा है थ्री डायमेंशनल सीन विच फिगर्स और स्टफ्ड वाइल्ड लाइफ अरेंज इन ए नेचुरलिस्टिक सेटिंग अगेंस्ट ए पेंटेड बैकग्राउंड, त्रि आयात्मक दृश्य जिसमें मानव कृतियों या स्टफ्ड वन पशुओं को चित्रित पृष्ठभूमि में प्राकृतिक विन्यास में व्यवस्थित किया जाता है। वाह, रुचिका जी एकदम धीरे 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 एकदम गायब थी और अचानक से एकदम सामने आ जाती बुलेट ट्रेन की तरह। अरे सॉरी, राइट आंसर ए है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको, जहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है कि इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इकोलॉजिकल में क्या हो जाता है कि उसको ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में दिखाना था। अगर हम लोग बात करते हैं आईजीएमआरएस का, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का, तो वहां पे क्या है कि ओरिजिनल जहाँ जंगल है वहीं पर घर उर बना के दिखा दी, उसका ओरिजिनल रूप से दिखा दी, तो वो हो गया इकोलॉजिकल एग्जीबिशन। डायरोमा की बात करते हैं तो डायरोमा में हमेशा बैकग्राउंड में प्रिंटेड चीज रहता है, वो 3D तरीके से किया जाता, तो शो किया जाता है, मगर वो एक प्रकार से आपका ओरिजिनल नहीं होता है। वहां पे जैसे जानवर को दिखाना है, डायनासोर को दिखाना है, और डायनासोर का हम एक स्टेप, डायनासोर ज्यादा हो जाएगा, मान के चलते एक बंदर को ही दिखाना है तो बंदर, एक पेड़ खड़ा कर दिए, बंदर का जो टेक्सीडर्मी है उसको लगा दिए, और उसके पीछे पेंट कर दिए जंगल को, तो वो आपका एक प्रकार से हो गया डायरोमा। अगर टेब्लू की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ऐसे समझिए ना कि जो 26 जनवरी में ढेर सारे झांकी निकलती है वो आपका टेब्लू ही होता है। उसमें क्या होता है कि आदम कद मूर्ति होती है, उसको एकदम उसी टाइप से बना के दिखाया जाता है, तो वो अभी आपका टेब्लू कहलाता है, या कह सकते हैं कि वो जनरल लाइफ के मतलब लाइफ साइज का होता है। उसके बाद आता है क्रोनोलॉजिकल एग्जीबिशन, मतलब क्रोनोलॉजी जहाँ पे आ गया, मतलब सारी चीजें जो होंगी वो आपका सीरीज वाइज होगा, ठीक है। उसमें आपका टाइम से सारी चीजें कि हाँ पहले ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, ठीक है। वैसा वाला क्वेश्चन है जैसे कि पहले मुर्गी आया कि अंडा, तो ये वाला आपका क्रोनोलॉजिकल एग्जीबिशन में आ सकता है कि वहां पे बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से मुर्गी पहले आ रही है कि अंडा। अच्छा, बांग्ला में शायद डिम्ब बोलते हैं, डिम्ब अंडे को। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे है आप
के कुछ आर्टिस्ट और उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको मिलाइए। लिस्ट वन में बिस्मिल्लाह खां, हरिप्रसाद चौरसिया, अजमत खान और उस्ताद अल्लाह रखा, जबकि लिस्ट टू में तबला, बांसुरी, शहनाई और सरोद। तो बताइए कि कौन कौन से लोग क्या क्या बजाते हैं। रुचिका सैनी जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई के लिए फेमस है, उनको तो ये क्या बोलते हैं उसको, मैं वर्ड ही भूल गया, जो हाईएस्ट अवार्ड मिलता है पद्म श्री या पद्म विभूषण, वो बिस्मिल्लाह खान को मिला हुआ है शहनाई बजाने के कारण। हरिप्रसाद जो चौरसिया जी जो हैं वो आपका बांसुरी के लिए फेमस है। अजमद खान जी जो हैं वो सरोद बजाते हैं, और उस्ताद अल्लाह रखा जो है वो आपका तबला बजाते हैं। तो थोड़ा सा का डिफरेंसेस है। बिस्मिल्लाह खान जो है ये काफी ज्यादा फेमस नाम है, क्योंकि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये सब सारी जो चीजें हैं वो मिली हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, लिस्ट वन है जिसमें ऑब्जेक्ट कैटेगरी है, सॉरी फायर का कैटेगरी है, और उसके बाद उस कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। लिस्ट टू में है जैसे इन्वॉल्व लिक्विड सच एज पेट्रोल, डीजल, ऑयल एक्सेट्रा, इसमें डीजल, पेट्रोल, तेल आदि द्रव्य आते हैं। दूसरा इन्वॉल्व फ्लेमेबल मेटल सच एज मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा। तीसरा इन्वॉल्व सॉलिड मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, और चौथा है इन्वॉल्व इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइए कि हायर कैटेगरी में है, और ये लिस्ट के आधार पर ही पता चलता है कि वहां पे किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लगाना चाहिए। चलिए देखा जाए तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए कैटेगरी में जो अगर देखते हैं तो उसमें सॉलिड मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल्स आते हैं जो कि ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। बी कैटेगरी में आपका देखा जाए तो उसमें लिक्विड आ जाते हैं, तो देखा जाए तो सॉलिड, लिक्विड। सी कैटेगरी में देखते हैं तो आपका उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, और डी कैटेगरी में आपका देखा जाए तो उसमें आपके फ्लेमेबल मेटल्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो नहीं बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जगह पे गैस ही समझ लीजिए, और उसके बाद आपका आ जाता है मेटल्स। तो इस तरीके से भी आप कैटेगरी को याद रख सकते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर के समय आप जिसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर है। क्वेश्चन नंबर 50, लिस्ट वन और लिस्ट टू में आपका कॉन्सेप्ट है जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है, और उसका मीनिंग है। पहला है नेम्ड पेरिल्स कवरेज, दूसरा है फ्लोटर कवरेज, तीसरा है डिडक्टेबल, और चौथा है लिमिट ऑफ लाइबिलिटीज। दूसरे लिस्ट में है पहला, इंश्योर्ड पॉलिसी इज कवर्ड एनी वेयर विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी के भू क्षेत्र सीमा के अंदर बीमित पॉलिसी कवर होती है। दूसरा, मैक्सिमम पे आउट फिगर्स अंडर पॉलिसी, किसी पॉलिसी का अंतर्गत अधिकतम भुगतान की राशि। तीसरा, इच सिचुएशन टू बी कवर्ड बाई ए पॉलिसी इज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड, पॉलिसी के कवर होने वाली हर स्थिति का विशिष्ट विवरण देना। और चौथा, स्पेसिफिक अमाउंट डिडक्टेड बाय इंश्योरर फॉर ईच क्लेम, प्रत्येक दावे के लिए बीमाकर्ता द्वारा कटौती की जाने वाली राशि। इसमें फ्लोटर पिछले बार में हम लोगों ने एक बार और पीवाईक्यू आप करवा रहे थे, पहला दिन था दूसरा दिन था, उसमें फ्लोटर आया था, फ्लोटर का नाम। तो शायद मैं नहीं बताया था उस समय इसका डिटेल। कोई नहीं, यहाँ पे तो डिटेल दिया गया है, आप उसे मैच कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर के द्वारा हमें पता चलता है। फ्लोटर में क्या है कि कहीं पे भी आपका एरिया जो है फिक्स है, तो उस एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी आपका इंश्योरेंस जो पॉलिसी कवर हो सकता है। ठीक है, तो वो आपका फ्लोटर कवरेज हो जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं नेम्ड पेरिल कवरेज का, तो पॉलिसी में जो भी चीजें कवर हो रही है उसका विवरण होना चाहिए। अगर हम लोग डिडक्टेबल की बात करते हैं तो भाई पैसा कट हमेशा जो कटते रहेगा धीरे धीरे धीरे, तो वो वाला है कि जितना बार पैसा मांगने जाइए बोले कि अच्छा तो पैसा मांगने हैं, थोड़ा सा काट लेते हैं। और लिमिट्स ऑफ लाइबिलिटीज, तो अगर देखा जाए तो
जितना जो पैसा होना चाहिए वो उतना हम लोग को देना पड़ता है, एकदम सबसे ज्यादा से ज्यादा पैसा वो आपका लिमिट्स ऑफ लाइबिलिटीज में आ जाता है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ होता है इंश्योरेंस वाली बातें जो है, क्योंकि ये जनरल लाइफ में जो इंश्योरेंस से संबंधित है उनको टर्म एंड कंडीशन पता चल जाता है। और जैसे कि अगर ऐड भी आते हैं टीवी पे तो उसमें लास्ट में लिखा लगता है बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, इसे पहले नियम शर्तें को जान ले उसके बाद ही आप इसमें करें। तो छोटा सा पार्ट में लिख के दिखा देता है और बहुत स्पीड में बोलता है, तो वो वाला कंडीशन है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसका जानकारी रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 51, हजार दुआरी पैलेस म्यूजियम और उसका प्लेस आपको चूज करना है। पहले ही मैं क्वेश्चन बताना भूल गया। लिस्ट वन में म्यूजियम है, लिस्ट टू में उसके प्लेस है, कहाँ पे वो है। पहला है हजार द्वारी पैलेस म्यूजियम, दूसरा है पेरियार नेशनल पार्क, तीसरा है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी और डी है भीतरकनिका मगरमच्छ शरण्य क्षेत्र, सेंचुरी ऑफ क्रोकोडाइल। लिस्ट टू में लखनऊ, उड़ीसा, मुर्शिदाबाद और केरला। ये काफी इजी क्वेश्चन है मुझे जहां तक लग रहा है। गुड, आंसर सही आप लोग का है। आपका देखते हैं हजार दुआरी पैलेस जो म्यूजियम है वो आपका मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पेरियार नेशनल पार्क जो है केरला में है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है आपका लखनऊ में है, और भीतरकनिका सेंचुरी ऑफ क्रोकोडाइल आपका उड़ीसा में आता है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि किस म्यूजियम मतलब कौन कौन सा म्यूजियम अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए फेमस या वहाँ का फेमस जो ऑब्जेक्ट है या एंटिक्विटीज है उसके बारे में दिया गया है। पहला है सांची म्यूजियम, हम्पी म्यूजियम, खजुराहो म्यूजियम, कोणार्क म्यूजियम। लिस्ट टू में ईस्टर्न गंगा स्कल्पचर्स, चंदेला स्कल्पचर्स, विजयनगरा स्कल्पचर्स और बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। इसका क्वेश्चन अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखे होंगे तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, 50% तो मैच हो ही सकता है। सीख सुहानी, सुहानी सी कैसे हो सकता है? रुचिका जी आपका आंसर नहीं है, जल्दी दीजिए। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं तो सही ही होगा, हम ही गलत हैं। लिस्ट वन में सांची म्यूजियम पे भी चर्चा हुआ था, उसमें बताया गया था कि बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो फेमस है, जो कि यहाँ पे एक ही मात्र दिख रहा है, पहला ऑप्शन चूज करने पर ही कि बाकी सारे मैच कर जा रहे हैं, जबकि हम हम्पी जो है विजयनगर के लिए फेमस है, आप ये बात ध्यान में रखिए। और खजुराहो जो है वहाँ पे आपका चंदेला स्कल्पचर्स मिलता है, और कोणार्क जो है ईस्टर्न गंगा स्कल्पचर्स के लिए बोला जाता है। और क्योंकि चोला राजा भी जब उड़ीसा तक पार्ट तक कब्जा कर लिया था तो वो एक शहर बसाया था जिसको गंगई चोलापुरम कुछ करके है वो नाम दिया गया था। मैं उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो कितना देर से बोलते बोलते क्या होता है धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन का बैंड बज जाता है, पानी कितना भी पी ले तो मुझे थोड़ा सा एक स्लो करना पड़ जाता है। गंगई कोंडा चोलापुरम इस प्रकार से नाम था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ईस्टर्न गंगा स्कल्पचर्स के जो है वो कोणार्क म्यूजियम में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 असर्शन है, कंजर्वेटर शुड डॉक्यूमेंट एवरी स्टेप टेकन इन ट्रीटमेंट एंड रिपेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के उपचार और मरम्मत के लिए उठाए गए हर कदम का प्रलेखन संग्रहालय संरक्षकों को करना चाहिए। रीजन है डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन एक्सेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। उपचार की प्रभावशीलता के आकलन में प्रलेखन से सहायता मिलती है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। नहीं रुचिका जी, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। समझ गए? जब भी कंजर्वेटर्स जो है डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इसका सिंपल सा मतलब कि अगर आप पूरे समय में आपको जो जो बीमारी हुई उसका आप पर्ची लेके रखते हैं, डायग्नोसिस लेके रखते हैं, और जब आप किसी कोई और बीमारी होती है डॉक्टर के पास ले जाके वो सारे डायग्नोसिस देखते हैं कि मुझे ये बीमारी हो चुकी है, तो उस डॉक्टर को काफी इजी हो जाता है आपको चेक करना, आपका मतलब इलाज करना, आपका इंग्लिश वाला में वर्ड ही भूल जा रहा, ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है कि हाँ इसके पास ये बीमारी है, या अगर आप डॉक्टर के पास जाते भी है तो पूछते हैं ना कि पहले बीमारी हुआ है नहीं हुआ है, इससे पहले क्या चीज हुआ था, मतलब वो पहले हिस्ट्री लेता है। मेडिकल हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जब भी कोई नए डॉक्टर के पास आप जाते हैं और पहले से वो डॉक्टर आपके बारे में कुछ नहीं जानता है तो पहले जानकारी लेता है, उसके बाद वो चेकअप करना
शुरू करता है। उसी प्रकार से जब भी कोई ऑब्जेक्ट में बीमारी लगती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी जो डिटोरिएशन होता है उसको हम लोग जनरल टर्म में बीमारी ही बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट बीमार हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए उसका जो भी ट्रीटमेंट पहले हुआ रहता है, उसके जो रिपेयरमेंट हुआ रहता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ट्रीटमेंट में हेल्प मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पे पहले से टूटा हुआ था, तो इसको पार्ट को थोड़ा सा देख लेना होगा। ये चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 54, डायडोमिक प्रेजेंटेशन इन म्यूजियम आर मोर इफेक्टिव। संग्रहालय में त्रिविम प्रदर्श अधिक प्रभावशील होते हैं। रीजन, दे प्रेजेंट द स्पेसिमेन इन देयर नेचुरल कॉन्टेक्स्ट। वे स्पेसिमेन को प्राकृतिक संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, चूज कीजिए क्या हो सकता है। चलिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट है सुहानी जी, दोनों सही है। हम लोग जो 3D मॉडल्स का प्रयोग, डायरोमिक प्रेजेंटेशन जो होता है, वो दिखाया जाता है कि आखिर ये जो बंदर है पेड़ पे बैठा हुआ है, तो म्यूजियम में के अंदर पेड़ तो नहीं लगा सकते हम, और उसको दिखाना कि किस प्रकार से बैठा करता था, उछला कूदा करता था, वो दिखाने की कोशिश अब तक की जाती है। तो ऑप्शन मतलब अभिकथन कारण असर्शन रीजन दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 55, constant micro changes in atmospheric leads to aging the and ultimate decay of object। वायुमंडल में निरंतर माइक्रो परिवर्तन से ऑब्जेक्ट्स जीर्ण होने लगते हैं और अंततः नष्ट हो जाते हैं। रीजन, कांस्टेंट एडजस्टमेंट टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस कॉजेज स्ट्रेट एंड स्ट्रेन ऑन ऑब्जेक्ट्स। वायुमंडलीय परिवर्तनों से निरंतर समायोजन के कारण ऑब्जेक्ट्स पर दबाव और तनाव उत्पन्न होता है। बराबर है, दोनों लोग एकदम एक साथ आंसर दे रहे हो, वो भी बिल्कुल सही सही। आपको मिलता है 1 करोड़ रुपया। पता नहीं कौन देगा वो, मगर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 56, असर्शन, इवेल्युएशन ऑफ एग्जीबिशन एंड एजुकेशनल प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट। प्रदर्शनी और शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। रीजन, इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। यह प्रदर्शनी और शैक्षिक कार्यक्रमों को जांचने में सहायक होता है। ऑप्शन नीचे दिया गया है, जल्दी से चूज कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है यही है। आप सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। कुछ कुछ लोग तो मालगाड़ी हो बन जा रहे हैं एकदम लास्ट में आंसर धीरे धीरे चुक चुक लो, सारे लोग पहले पहुंच जाएंगे, तो 2 दिन बाद वो पीछे से साथ में, हाँ भाई हम भी पहुंच गए। चलिए कोई नहीं, बढ़िया है, आंसर सही दे रहे हैं, दे रहा है दोस्त हैं, ये बढ़िया लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, एक्सेशन एक्सेशन रजिस्टर शुड बी एक्सेसिबल टू पब्लिक। परिग्रहण पंजिका को सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। रीजन, इट हेल्प्स इन गेटिंग डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट। इससे ऑब्जेक्ट के बारे में विस्तृत विवरण पाने में सहायता मिलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए तो एकदम, इसमें ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए। जो क्वेश्चन लगभग 2 बार हो चुका है, तीसरा बार है शायद। चलिए, बुलेट ट्रेन तो आ गया है। अच्छा, वंदे भारत भी आ गया है राइट आंसर के साथ, बिल्कुल सही है। दोनों एक्सेशन रजिस्टर जो है पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो रीजन है वो इसको मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना है, जितना जानकारी है उतना ही दो, बाकी चीजों को कुछ तो छुपा के रखो। ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 58, इन एयर कंडीशन कलेक्शन स्टोर फैंस आर नॉट रिक्वायर्ड। वातानुकूलित संग्रह भंडारों में पंखों की आवश्यकता नहीं है। रीजन, फैंस रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग। पंखे वातानुकूलन के प्रभाव को कम कर देते हैं, बताइए तो। बाबा, ये अब लग रहा है कि एकदम आंसर सही सही आ रहा है। भाई एयर कंडीशनिंग में पंखा लगाना जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका रूम का हर एक पार्ट, कोना कोना, जो मतलब होता है ना मच्छर वाला, कि कौन सा मैक्सो या किसी का आता प्रचार कि रूम के कोने कोने तक इसका इफेक्ट जाए, तो रूम के कोने कोने तक एयर कंडीशन का इफेक्ट पहुंचाने के लिए पंखा का होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द थर्मोमीटर्स इन साइक्रोमीटर इज केप्ट मोस्ट विथ डिस्टिल्ड वाटर ओनली। साइक्रोमीटर के थर्मामीटरों में एक थर्मामीटर की वर्तिका को केवल डिस्टिल्ड वाटर से तर रखा जाता है। रीजन, इम्प्यूरिटीज इन टैप वाटर कैन डैमेज द थर्मामीटर। नल जल की अशुद्धियां थर्मामीटर को नुकसान पहुंचा सकती है।
तो सोनी जी का डी है। अच्छा ए। जी नहीं, देखिए बात तो सही है, पहला वाला ऑप्शन असर्शन सही है। साइक्रोमीटर का जो एक एक वेट थर्मामीटर, दो थर्मामीटर होते हैं, एक वेट होता है, दूसरा ड्राई होता है। वेट वाले में हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई इम्प्यूरिटीज नहीं होती है। जबकि टैप वाटर में जो इम्प्यूरिटीज होती है वो थर्मामीटर को डैमेज नहीं करती है, जबकि वो रीडिंग को डैमेज करती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है, वो सही रीडिंग नहीं ला सकती। तो रीजन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, रीजन गलत है, और इसका जो असर्शन है वो सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60। ऑब्जेक्ट इन मॉडर्न एज आर नो लॉन्गर प्रेजेंटेड ऑन द टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट को आधुनिक युग में वर्गीकृत तालिका में अब प्रस्तुत नहीं किया जाता। रीजन, नाउ ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर विजुअल फीचर्स। अब ऑब्जेक्ट को उनके गोचर लक्षणों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी जल्दी चूज कीजिए। चलिए, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है कि ऑब्जेक्ट जो है मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे जैसे हम लोग आते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो धीरे धीरे अब हट रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि विजुअल फीचर्स के आधार पर हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी भी क्लासिफाइड किया जाता है कि हाँ गैलरी का क्लासिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। मगर फिर भी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न टाइम में बदलते रह रही है, मगर ऐसा नहीं कि पूरा ही बदल जा रहा है। इस प्रकार से आर जो है ए को फुलफिल, मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61। म्यूजियम एग्जीबिशन टेंड टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। संग्रहालय प्रदर्शनियों को लागत प्रभावी माना जाता है। रीजन, म्यूजियम एग्जीबिशन कैन बी सीन बाय मेनी पीपल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। संग्रहालय प्रदर्शनियों को किसी समय के दौरान अनेकों लोगों द्वारा देखा जा सकता है। चलिए, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। जब सही रहेगा तो क्या मतलब डिस्क्रिप्शन देना, आप लोग सही जा रहे हैं तो रोक टोक नहीं करना चाहिए, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ना चाहिए। स्केल एज ए डिजाइन एलिमेंट कैन हेल्प गेटिंग विजिटर्स अटेंशन ऑन टेनी एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड इन ए बिग रूम। अभिकल्प तत्व के रूप में पैमाना बड़े कमरे में छोटी एवं लघु ऑब्जेक्ट आगंतुकों के ध्यान को आकर्षित करने में सहायक हो सकती है। रीजन, विदाउट प्रॉपर स्केल स्मॉल एंड टीनी ऑब्जेक्ट कैन लुक इनसिग्निफिकेंट एंड लॉस्ट। लघु और छोटे ऑब्जेक्ट बिना उचित पैमाने के महत्वपूर्ण और खोए खोए से दिखाई दे सकते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखिए, बात ऐसा है कि जब भी म्यूजियम एग्जीबिशन बनाया जा रहा होता है तो उसमें कलर, उसका स्केल, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। रीजन क्या है कि अगर मान के चलिए कोई छोटा ऑब्जेक्ट है और छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े रूम में रख दीजिएगा तो वो मतलब पहले से और भी ज्यादा छोटा लगने लग जाता है, ठीक है। और बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे रूम में रख दीजिएगा तो उसका एक सीन अलग ही, मतलब कि सही जगह पे साइज के हिसाब से, रूम का जितना बड़ा साइज है उसके हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बढ़िया है। अन्यथा वो ऑब्जेक्ट जो है अपना ओरिजिनलिटी खो देता है, ठीक है। क्योंकि स्केल जो है वो रेफरेंस पॉइंट को दिखाता है, कि रेफरेंस पॉइंट के आधार पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो आपको एक सही विवरण प्रस्तुत करने का काम करता है। जबकि अगर उसे सही स्केल नहीं दीजिएगा तो फिर उसका महत्व जो है वो खत्म होने लगता है कि आखिर भाई ये है क्या चीज, ये सारी चीजें। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। assertion में इफ लेबल्स आर प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ केसेस दे शुड बी एंगल्ड। यदि शो केस के तल पर लेबलों को रखा जाए तो उन्हें कोण दिया जाना चाहिए। रीजन, द आइडियल वे टू रीड टेक्स्ट इज व्हेन इट इज फ्लैट ऑन द आई। किसी मूल पाठ को पढ़ने की आदर्श अवस्था है कि वो आंखों के बिल्कुल सामने हो। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग चूज कीजिए।
गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग विदाउट फ्लैट सरफेस मतलब रिटर्न चीज या पिक्चर्स को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। दैट्स वाई हमारे आँख मतलब एंगल नीचे अगर है तो वो थोड़ा सा एंगल में होना चाहिए, जिससे कि देख पाए, नहीं तो हम लोग को फिर झुक के देखना पड़ता है कि हाँ भाई ये यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है। और हर म्यूजियम में इस टाइप का लेबल्स नहीं होते हैं, या देखा जाए तो नॉर्मली ये लेबल्स को आई लेवल पे ही लगाने की बात की जाती है, मगर कभी कभी नीचे लगाया जाता है तो उसके लिए एंगल्ड वे में लगाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ओरिएंटेशन डिवाइस सच एज मैप्स एंड डायरेक्शन साइन शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ म्यूजियम डिजाइन। अभिमुखीकरण ढंग यथा नक्शे और दिशा संकेत संग्रहालय के डिजाइन का अभिन्न अंग होना चाहिए। रीजन दे हेल्प विजिटर इन अंडरस्टैंडिंग एग्जिबिट्स। इनसे आगंतुकों के एग्जिबिट्स को समझने में सहायता मिलती है। बताइए, मैप डायरेक्शन म्यूजियम डिजाइन के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और होता भी है तो यहाँ पे कारण बता रहा है कि एग्जिबिट्स को समझने में आसानी मिलती है। बिल्कुल सही सुमारी जी, ये बिल्कुल सही है। ओरिएंटेशन म्यूजियम डिजाइन के अंदर में ओरिएंटेशन मैप और डायरेक्शन ये सारे साइंस होने चाहिए, ठीक है। मगर जब बात आता है कि एग्जिबिट्स को ये नहीं समझा सकता है साइन और मैप, वो सिर्फ आपको उस गैलरी में जाने आने के लिए या उस म्यूजियम में विजिट करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। मगर ऑब्जेक्ट को एग्जिबिट जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एग्जिबिट्स को हम लोग कभी ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एंटिक्विटीज भी बोल सकते हैं, सारी बातें सेम ही है, तो उसको समझाने में ये साइन कोई हेल्प नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, जॉब एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ पोजीशन इन ए म्यूजियम। संग्रहालय के पदों के कार्य विवरण को लिखने के लिए कार्य विश्लेषण अनिवार्य है। रीजन इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, जिससे कर्मचारियों को प्रेरित करने में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही है आंसर आपका। नहीं, रुचिका जी, दोनों सही कैसा है। मोटिवेशन जॉब एनालिसिस ये सबसे थोड़े मिलता है, मोटिवेशन मिलता है पैसे से। अच्छा इनकम बढ़ेगा, उसमें उसको अप्रेजल मिलेगा, या छुट्टी ज्यादा मिलेगा, या हो सके काम कम मिलेगा, ये सब में मोटिवेशन होता है कि हाँ चलो भाई तुमने बहुत काम किया, जाओ तुम विदेश घूम के आओ, चलो इतना काम किया कुछ बोनस ले लो, अप्रेजल ले लो, एक्सेट्रा। ये सारी जो चीजें होती है उससे मोटिवेशन मिलता है। अवार्ड दे दिया जाता है, अचीवमेंट वीक ऑफ द मंथ, इस तरीके से जो दिया जाता है, उसमें पोजीशन का नाम ये सबसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर वो यहाँ पे अगर रीजन की बात किया जाए तो मोटिवेशन जो है वो असर्शन को पूरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बोल रहा कि भाई हमको अपने में मत मिलाइए, हम दोनों अलग हैं आपसे, हम आपसे अलग हैं। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो मीम है वो याद आता है। क्वेश्चन नंबर 66, वुड इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। कास्ट प्रकृति में आइसोट्रोपिक होता है। रीजन रेट ऑफ एलोंगेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डिफरेंट इन ऑल द थ्री डायरेक्शन। तीनों दिशाओं में कास्ट के संकुचाने फैलने की दर भिन्न भिन्न होती है। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है दोनों लोग का, कि वुड जो है नेचर में उसका आइसोट्रॉपिक होता है और वो अलग अलग जगह से अमीबा की तरफ फैलता है, सिकुड़ता है वो। ऐसा नहीं है कि भाई एक तरीके से फैलेगा एक तरफ तरीके से सिकुड़ेगा, वैसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 67, अरेंज द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन ऑर्डर। उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाओं को क्रमबद्ध कीजिए। ए ग्रोथ, बी डिक्लाइन, सी इंट्रोडक्शन और डी मैच्योरिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। आप लोग तो इस वाले सेशन में तो गर्दा मचा के रख दिए हुए हैं। गर्दा मचा के रखने मतलब लगभग क्वेश्चन आप लोग का सही होते जा रहा है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, जानकारी देते हैं, फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर वो मैच्योर होता है, उसके बाद डिक्लाइन
होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फिर से इंट्रोडक्शन उसका हो जाता है। दैट्स वाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज द एम्स ऑफ फायर प्रोटेक्शन प्रोग्राम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अग्नि सुरक्षा कार्यक्रमों के की उद्देश्यों को वरीयता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, एक्सटिंग्विश फायर। बी, प्रिवेंट फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। सी, डिटेक्ट फायर। और डी, प्रिवेंट फायर फ्रॉम स्टार्टिंग। अरे बाबा, इतना जल्दी जल्दी आंसर! क्वेश्चन पढ़ना मेरा खत्म नहीं होता, आप लोग आंसर दे देते हैं। चलिए, आंसर सी सही है। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन, प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन। सबसे पहले तो हम लोग को आग लगने ही नहीं देना चाहिए। इस पर शायद मैंने एक बार और चर्चा किया था कि स्टार्टिंग में आग लगने का कोई स्थान ही नहीं छोड़ना चाहिए कि आग लगे। अगर आग लग भी जा रहा है तो पता करना है कि आग लगा कहाँ है। ठीक है। और उसके बाद फिर देखना है कि आग को फैलने से कैसे रोका जाए। और अगर आग और लास्ट में आपको आग को बुझा देना है। और इसमें भी सीरीज अगर देखा जाए तो कभी कभी दे देता है कि ऑब्जेक्ट को कैसे बचाएं, ये सारा चीज जो है रहता है। मगर उतना लंबा दूरी तक नहीं जाएंगे। ये भी एक प्रकार से मतलब बेसिक बताने के लिए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल विजिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू म्यूजियम इन करेक्ट ऑर्डर। विद्यालय के छात्रों द्वारा संग्रहालय के शैक्षणिक भ्रमण में निहित निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, बुकिंग द क्लास विजिट। बी, स्टोरी टेलिंग सेशन एंड आर्ट एक्टिविटीज। सी, इवेल्युएशन। और डी, टीचर्स प्रिपेटरी विजिट टू म्यूजियम। हिंदी में कला परिभ्रमण की बुकिंग करना, कथा वाचन सत्र और कला कार्यकलाप, मूल्यांकन, और चौथा में शिक्षकों द्वारा संग्रहालय का पूर्व परिभ्रमण। बिल्कुल सही। आप लोग एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कलेक्टिव मैनेजमेंट पॉलिसी हेल्प्स इन। संग्रह प्रबंधन नीति किनमें सहायक होती है। ए, अवॉइडिंग कलेक्शन ऑफ डुप्लीकेट मटेरियल। संग्रह के सामग्रियों की द्विरावृत्ति को रोकने में। बी, डिस्पोजिंग इररिलेवेंट कलेक्शन। अप्रासंगिक सामग्रियों के निस्तारण में। सी, टेकिंग डिसीजंस अबाउट कलेक्शन। संग्रह के बारे में निर्णय लेने में। और डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी में। बताइए कलेक्टिव मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या क्या हमें हेल्प मिलता है। ए, बी, सी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ भी डी ऐड ही कर देता, अब ऑल द अबव तो है ही। सिंपल सा लिख देता कि ओनली डी। यूजीसी वाले लोग नहीं इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते, मतलब सेट करते बढ़िया से, मजा आ जाता है। द क्वालिटीज ऑफ गुड शोकेस आर। उत्तम शोकेस के गुण हैं। ए, इट इज स्टेबल स्ट्रॉन्ग, यह सुदृढ़ और सशक्त होता है। बी, इट इज सेफ टू ऑब्जेक्ट्स, यह ऑब्जेक्ट के लिए सुरक्षित होता है। सी, इट इज मेड अप ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, यह पर्यावरण हितैषी सामग्रियों से निर्मित होता है। और डी, इट इज सेफ टू विजिटर, या आगंतुकों के लिए सुरक्षित होता है। गड़बड़ गड़बड़ हो गया आपसे। चलिए आप आंसर जो है ए बी सी डी बिल्कुल सही है। इसके बारे में अगर गुड क्वालिटी शोकेस के बारे में अगर जानना है तो म्यूजियम बेसिक्स में दिया गया है कि एक शोकेस में क्या क्या होना चाहिए। आप लोग वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। इसका जो बुक है पीडीएफ, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ऐसे भी जो नाम मेरा यूट्यूब चैनल का है सेम नाम मेरा टेलीग्राम चैनल का है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे जाके आप ढूंढ सकते हैं। तो ये आपका 71 क्वेश्चन रहा। अगले प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द पोजीशन ऑफ द ट्रैक्स विथ लाइटनिंग फिक्सचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। लाइटिंग फिक्सचर युक्त ट्रैक्स की स्थिति से कौन कौन प्रभावित होते हैं। ए, डिस्टेंस बिटवीन द लैंप एंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी से। बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट बीम ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सतह पर प्रकाश की किरण पड़ने के कोण से। सी, हाइट ऑफ द सीलिंग, छत की ऊंचाई से। और डी, सीज साइज ऑफ एग्जिबिट, प्रदर्शित ऑब्जेक्ट का आकार। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है।
अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द बेसिक कंसिडरेशन ऑफ म्यूजियम लाइटनिंग आर्ट। अरे भाई यूट्यूब के लिए पढ़ा रहे तो बताना पड़ेगा, यूट्यूब वालों के लिए भी मैं भूल जाता हूँ। संग्रहालय प्रकाश व्यवस्था से संबंधित विचारणीय बातें हैं। ए विजुअल परफॉर्मेंस, दृश्य प्रस्तुतिकरण। बी एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। सी सेफ्टी ऑफ विजिटर्स, आगंतुकों की सुरक्षा। और डी प्रोटेक्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोटेंशियल लाइट डैमेज, प्रकाश जनित संभावित खतरों से ऑब्जेक्ट को बचाना। नीचे ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए में है बी सी डी, ऑप्शन बी में है ए बी सी डी, ऑप्शन सी में है ए बी डी और ऑप्शन डी में ए सी डी। जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखा जाए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हम लोग बात करें, अगर लाइट दिया जाएगा तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा। अरे मैं बुद्धू हो गया, मैं यहाँ सी ऑप्शन वाले सी वाले को मैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अरे यार, एक चीज तो मैं भूल ही गया यहाँ से। देखिए, राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन ए बी डी है। जो विजुअल विजुअल परफॉर्मेंस है, दृश्य प्रस्तुतिकरण है। जब हम लोग लाइटिंग का व्यवस्था करते हैं तो उसमें देखते हैं कि लाइट जितने अच्छे से ऑब्जेक्ट को उभार के लाए सामने, लाइट से क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो क्वालिटी है वो भी सामने है। लाइट से ऑब्जेक्ट के हर एक पार्ट का भी अच्छे से विजुअलाइजेशन हो सके, इस प्रकार से देखते हैं तो विजुअल परफॉर्मेंस जो है एक बेसिक कंडीशन कंसिडरेशन आता है म्यूजियम लाइटिंग में। साथ ही साथ लाइटिंग इस प्रकार से होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन होता रहे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा ना हो और ना ही ज़्यादा उससे बिल भी आए। ठीक है, तो दोनों तरीके से बचाने के, कि म्यूजियम जो है कहा जाए तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो दैट्स वाई यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात होती है। अगर सेफ्टी ऑफ विजिटर्स की बात की जाए तो लाइटिंग के कारण सेफ्टी की कोई ऐसी चर्चा नहीं होती। इमरजेंसी लाइट में भी होता है, आदमी को थोड़ा सा भी लाइट मिलेगा तो वो आसानी से वहां पे हो जाएगा, मतलब आगे पीछे जा सकता है। तो ये बेसिक कंसिडरेशन में नहीं आता है कि लाइट से विजिटर को सेफ्टी देना है। जबकि चौथा बात है प्रोटेक्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोटेंशियल लाइट डैमेज, कि लाइट से जैसे यूवी रेज निकलते हैं, या अगर उसमें ज़्यादा देर हम लोग लक्स आवर जो देखते हैं कि उससे एक्सपोजर ज़्यादा देर रहता है तो ऑब्जेक्ट में अलग अलग टाइप्स के बीमारी होते हैं, खासकर पेंटिंग्स हो जाते हैं, उसमें फेडिंग होना शुरू हो जाता है, उसमें अलग अलग टाइप से। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऑप्शन ए बी डी जो है वो सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे ऐड नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस यू विल मेक फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सन। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आप कौन सा प्रावधान बनाएंगे। ए हैंड रेल्स, बी व्हील चेयर, सी रैंप और डी एम्पलीफिकेशन डिवाइस। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। हैंड रेल जो है वो पहले से ही फिजिकल चैलेंज पर्सन है, उसको फिर हैंड रेल दे रहे हैं तो वो नहीं है। जबकि व्हील चेयर, रैंप और एम्पलीफिकेशन डिवाइस बेस्ट हैं जो भी फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बेसिक कंसिडरेशन व्हाइल ले आउटिंग एग्जीबिशन आर। प्रदर्शनियों के अभिविन्यास से संबंधित विचारणीय बातें हैं। ए नंबर ऑफ विजिटर्स, दर्शकों की संख्या। बी विजिटर साइकोलॉजी, दर्शकों का मनोविज्ञान। और सी एजुकेशनल प्रोग्राम, शैक्षणिक कार्यक्रम। और डी व्यूइंग डिस्टेंस, देखने की दूरी। तो बताइए कि अगर आप कोई भी एग्जीबिशन का लेआउट तैयार कर रहे होंगे तो आपको किस टाइप से करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। चारों का, बिल्कुल चारों का आपको रखना ही पड़ेगा। चाहे वो देखना होगा कि इसमें कितने विजिटर्स आएंगे देखने के लिए, उसके हिसाब से उसका एरिया रखना होगा कि सर्कुलेशन के लिए। विजिटर साइकोलॉजी, किस टाइप के विजिटर्स के लिए रखना है, मतलब एग्जीबिशन तैयार करना है। मॉडर्न टाइप के स्टूडेंट, मतलब अभी में मॉडर्न टाइप के लोग ज़्यादा हो गए हैं तो उनके लिए मॉडर्न टाइप्स के एग्जीबिशन को लेआउट होना चाहिए। एजुकेशनल प्रोग्राम है तो उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करना है। व्यूइंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिससे कि ऑब्जेक्ट जो है अच्छे से दिख पाए सारे लोगों को। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान
रखना होता है। और आप लोगों ने आंसर जो दिया आज का, मुझे ये पीवाई की सेशन काफी अच्छा लगा, मुझे काफी अच्छा लगा। भले मैंने यहाँ पे दो चार गलतियां की, वो पर मैं मानता हूँ, अब क्या ही कर सकता हूँ इसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।